हेलो, मैं आदित्य गौरव पायोनियर फिजिक्स के ऑनलाइन सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि क्या होगा जब हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे या प्लेस करेंगे। आइए समझते हैं। मान के चलिए हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने का सबसे अच्छा तरीका होगा हमारे पास कि हम इक्वल डिस्टेंसेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बनाना है इक्वल डिस्टेंस पे, तब इसे हम बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस करना है एक डाइपोल। तो लेट्स से एक डाइपोल है हमारे पास जिसको हम प्लेस कर देते हैं। ये है हमारा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल जैसा कि हम जानते हैं प्लस और माइनस चार्ज के कॉम्बिनेशन से बनता है, जहां दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होता है, इक्वल होता है। अब ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारा जो डायरेक्शन होगा डाइपोल मोमेंट का वो होता है ऑलवेज नेगेटिव से लेकर के पॉजिटिव की तरफ। तो मान के चलिए हमारा जो डाइपोल है यहाँ पे वो है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये ऑर्डर है हमारे डाइपोल का। ये है हमारा टी वेक्टर, स्मॉल टी वेक्टर, यानी कि डाइपोल मोमेंट। अब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हमारा डाइपोल मोमेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो लेट्स से दिस इज थीटा। थीटा एंगल पे यहाँ पे इंक्लाइनेशन है हमारे पास। अब हम अपने डाइपोल के इंडिविजुअल चार्जेस पे फोर्स को बनाएंगे। तो हमने पढ़ा है कि पॉजिटिव चार्ज के केस में जिस तरफ हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फोर्स उसी के पैरेलल लाई करता है। यानी ये है हमारे लिए एफ वेक्टर, और इसका जो वैल्यू होगा यानी वेक्टर फॉर्म में वो होगा क्यू ई वेक्टर। यहाँ पे हमने चार्ज का मैग्नीट्यूड इस्तेमाल करना है। हम चार्ज के प्लस और माइनस के कंसीक्वेंस में फोर्स को, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। जब एक नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के रिवर्स डायरेक्शन में यानी अपोजिट डायरेक्शन में लाई करता है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा क्यू ई वेक्टर ऑल्सो, बट यहाँ पे साइन क्या होगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन हमारा उल्टा है। नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है और पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स लगता है। तो हमारा कंडीशन क्या है यहाँ पे, मान के चलिए ये डाइपोल है। ये जो हमारा व्हाइट पोजिशन है वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज, और ये जो ब्लू है वो मान के चलिए नेगेटिव चार्ज। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंडीशन में इस पे फोर्स इधर लगेगा और इस पे फोर्स बैकवर्ड लगेगा। तो क्या कंडीशन आएगा, ये इस तरीके से रोटेट करेगा। यानी कि जब हम लोग किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें रोटेशन आता है, और जब भी रोटेशन आता है वहां पे एक टॉर्क का एक्शन आ जाता है। यानी कि इस डाइपोल पे एक टॉर्क एक्ट करेगा और वो टॉर्क हमारे डाइपोल को क्या करेगा, रोटेट करेगा। किधर? तो इसका जो हमारा डाइपोल का जो एलिमेंट है वो अलाइनमेंट हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ बनेगा। क्यों? क्योंकि ये चीज हमारा टर्न करेगा, ये रोटेट करेगा। ये इस तरफ रोटेट करेगा और ये इस तरफ रोटेट करेगा। यानी इस कंडीशन में हमारा जो रोटेशन है वो है क्लॉकवाइज। और अगर आप इस पर टॉर्क का डायरेक्शन देखना चाहते हैं तो काफी आसानी से हम यहाँ पे देख पाएंगे टॉर्क के डायरेक्शन को। ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। मान के चलिए ये हमारा एक्स एक्सिस की तरफ है, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। डाइपोल का जब हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट यहाँ पे अगर हम इस्तेमाल करें, लेट्स से हम लोग डाइपोल मोमेंट 90 डिग्री पे मानते हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू वाई एक्सिस। ठीक है, तो हमारा जो रोटेशन होगा वो किस तरीके का रोटेशन है हमारा, वो है हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन, इस तरीके का। तो अगर हम अपने पाम को मूव करेंगे क्लॉकवाइज तो हमारा थंब जो होगा वो खुलेगा हमारे नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ।
अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होता तो वो होता पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। चूंकि ये हमारा क्लॉकवाइज है इसलिए ये होगा हमारा नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ। तो मान के चलिए अगर ये हमारा पॉजिटिव जेड एक्सिस है तो नेगेटिव जेड एक्सिस इस प्लेन के पीछे जाएगा, इस प्लेन के, इस बोर्ड के प्लेन के पीछे जाएगा, यानी इस सेंटर से आपका टॉर्क पीछे की तरफ बढ़ेगा और ये होगा हमारे टॉर्क का डायरेक्शन, जो कि किस तरफ होगा, नेगेटिव जेड की तरफ पाया जाएगा। यानी टॉर्क के डायरेक्शन के लिए हम काफी आसानी से अपने पाम का इस्तेमाल कर सकते हैं, और पाम अगर क्लॉकवाइज होगा तो हमारा नेगेटिव डायरेक्शन होगा, और एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। इसके बाद टॉर्क हम लोग इस फिगर में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। ऐसे अगर हम टॉर्क बनाना चाहते हैं जो कि बैकवर्ड है उसको हम लोग यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्रॉस का मतलब होगा इनवर्ड, यहाँ पे क्लियर है। अब आइए हम चलते हैं अपने कंपोनेंट की तरफ। तो टॉर्क क्या है, रोटेशन कब आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल is placed in a uniform electric field, the alignment of dipole tends towards electric field by rotating, यानी रोटेशन के व्यू से हमारा जो डाइपोल है उसका अलाइनमेंट जो होगा वो किस तरफ जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाने को टेंड करेगा। सो द टॉर्क comes into play, यानी हमारा टॉर्क यहाँ पे एक्ट करना स्टार्ट करेगा। किस तरफ एक्ट करेगा हमारा, तो इस डायरेक्शन में हमने क्या देखा कि जो हमारा टॉर्क होगा वो माइनस जेड एक्सिस की तरफ होगा, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, वो हम लिख सकते हैं माइनस के टैप। तो ये है हमारे टॉर्क का डायरेक्शन। अब हमने पढ़ रखा है 11th क्लास में टॉर्क क्या होता है। तो टॉर्क हम लोग काफी आसानी से समझ सकते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम बोलते हैं टॉर्क। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो डिस्टेंस है जिस पे हमारा फोर्स परपेंडिकुलर जाएगा। तो अगर इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम यहां कवर दें तो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ये। अब देखिए ये जो फोर्स है आपके इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कितने डिग्री पे लाई कर रहा है, तो ये है हमारा 90 डिग्री। क्लियर। अब चलते हैं हमारे कंपोनेंशियल फैक्टर की तरफ। तो किसी भी डाइपोल का जब हम लेंथ लिखते हैं बेसिकली प्लस क्यू और माइनस क्यू से, तो अक्सर हम यहाँ पे 2वे वैल्यू इस्तेमाल करते हैं। 2वे क्यों, क्योंकि जब हम लोग सेंट्रलाइज पोजिशन ले तो ए और ए की वैल्यू को हम लोग क्या कर पाए, पार्टीशन ले पाए। तो ये जो हमारा वैल्यू है, ये इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस है हमारा ए, और ये डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा ए, यानी ए और ए कंबाइन होकर क्या बन रहा है हमारा 2वे, जो कि डाइपोल का टोटल सेपरेशन है, यानी कि टोटल डिस्टेंस है, यानी दो चार्जेस के बीच का। अब इस ए का जो कंपोनेंट फैक्टर होगा, इस ए का जो कंपोनेंट फैक्टर होगा इस थीटा एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग, वो ये जो आएगा हमारा वो होगा ए कॉस थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएगा इसको हम बोलेंगे ए साइन थीटा, यानी कि हम वेक्टर को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिसॉल्व कर रहे हैं। तो ये लेंथ जो होगा ये भी होगा हमारा ए साइन थीटा, और ये जो लेंथ होगा ये भी होगा हमारा ए साइन थीटा। क्योंकि ये थीटा है तो ये एंगल भी हम क्या बनाएंगे यहाँ पे, ये एंगल भी हमारा क्या होगा, थीटा होगा। तो जिधर से रिजोल्यूशन एंगल की तरफ अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो वो कॉस थीटा के कंपोनेंट में ब्रेक होता है, और जिस तरफ एंगल नहीं सस्टेन कर रहे होते हैं हम लोग, या फिर 90 डिग्री माइनस थीटा के केस में वो सस्पेंशन कॉस साइन की तरफ होता है, जिसे बेसिकली हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोला करते हैं। तो जो हमारा नेट डिस्टेंस
डिस्टेंस आ रहा है उसको हम अज्यूम करेंगे, जैसे लेट से ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, तो ये हो जाएगा हमारे लिए ए प्राइम और इसको आप बोल दीजिए बी प्राइम। तो जो टोटल आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस केस के लिए वो है ए प्राइम बी प्राइम। तो टॉर्क क्या हो गया टोटल हमारा, फोर्स क्या है, तो फोर्स का यहाँ पे हमने लिखना है मैग्नीट्यूड। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है हमारे पास, क्यू ई। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है क्यू ई और हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो है ए प्राइम बी प्राइम। और ए प्राइम और बी प्राइम की दूरी क्या है, ए साइन थीटा प्लस ए साइन थीटा इज इक्वल टू 2a साइन थीटा। तो टॉर्क को अगर हम अरेंज कर ले Q इंटू 2a के फॉर्म में और E साइन थीटा, तो Q इंटू 2a हमारा क्या होगा, ये होगा हमारा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, यानी कि P E एंड साइन थीटा। तो टॉर्क का वैल्यू हमारे पास टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या है, वो है हमारा P E साइन थीटा, जहां पे P है हमारा डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड, E है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और ये है थीटा जो है वो है P और E वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल। ऑल्सो चूंकि टॉर्क आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में एनालाइज कर सकते हैं। तो जनरलाइज फॉर्म में जब भी हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो वहां पे डायरेक्शन डिपेंडेंसी हम वहां पे पाते हैं कि डायरेक्शन एनालाइज करना काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे होता है डायरेक्शन को एनालाइज करने का। और इसी प्रोडक्ट को अगर हम लोग लिखे साइन थीटा के फॉर्म में तो इसको हम बोल सकते हैं बेसिकली इन जनरल P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर का मॉड। इसी को हम बोलते हैं क्या, P E साइन थीटा। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखे हम, तो P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये इन जनरल फॉर्म है। और E वेक्टर क्रॉस P वेक्टर भी लिख सकते हैं हम लोग, ये डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन कि हम कैसे क्रॉस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब आप इन जनरल क्या इस्तेमाल कीजिए, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर को भी इस्तेमाल कीजिए ताकि आपका बाउंड रूल काफी अच्छे से सेट हो जाए और आपको एक लिमिटेड वैल्यू याद करना पड़ेगा बिना किसी कंफ्यूजन के। अब जैसे कि इस कंडीशन में हम चलते हैं, तो इस कंडीशन में हमारा जो टॉर्क आया था वो टॉर्क का डायरेक्शन क्या हम सीखे, हम लोगों ने देखा कि ये टॉर्क का डायरेक्शन है नेगेटिव z एक्सिस की तरफ। अगर हम इस टॉर्क के डायरेक्शन को इस पर्टिकुलर कंडीशन में एनालाइज करना चाहते हैं तो पाम रूल को इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पाम रूल इस्तेमाल करने के लिए आपका पहला वेक्टर कौन सा है। तो अगर मान लीजिए इस फॉर्मूला को हम अज्यूम करें तो पहला वेक्टर है मेरा P वेक्टर यानी कि डाइपोल का। तो हमारा जो ये कंडीशन होगा, जो हैंड का मूवमेंट होगा वो पहले P की तरफ रहेगा, क्लियर। और फिर है हमारा E वेक्टर, तो हम P से E की तरफ जाएंगे, यानी P से E की तरफ जाएंगे। तो जब P से E की तरफ जाएंगे तो हमारा जो मोमेंट है वो क्या है, क्लॉकवाइज। तब हमारा थंब किधर खुलेगा, वो बैकवर्ड होगा। बैकवर्ड होगा तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है हमारा। तो हम क्या लिखेंगे, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। और जैसा कि हम जानते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल टू होता है माइनस B वेक्टर क्रॉस A वेक्टर। और द सेम कंडीशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं E वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ये क्या है हमारा, ये यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन। बट अगर आप मैग्नीट्यूड बाय डायरेक्शन को एनालाइज करना चाहते हैं किसी एक फॉर्मूला पे आप डिपेंड करें और वहां से आई कैप जे कैप या फिर थंब के मोमेंट से आप उसका डायरेक्शन एनालाइज कर सकते हैं काफी इजीली। तो पर्टिकुलर अगर हम इस कंडीशन में देखेंगे तो अगर हम P वेक्टर पहले यूज करेंगे तो नेगेटिव के साथ यूज करेंगे, E वेक्टर पहले यूज करेंगे तो नेगेटिव यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन हमारा असेंबल हो चुका है। तो ये है हमारा टॉर्क, यानी कि जब भी हम डाइपोल किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो टॉर्क फील करेगा और जो हमारा डाइपोल का अलाइनमेंट है वो किस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ होगा। दैट्स इट। ये था हमारा कंडीशन टॉर्क को लेकर के। अब इसी में एक और पर्टिकुलर कंडीशन हम पाते हैं कि जब हमारा रोटेशन होता है, डाइपोल का जब रोटेशन होता है तो यहाँ पे एंगल चेंज होता है।
यानी मान के चलिए आप 90 डिग्री से चेंज करते हुए हम 0 डिग्री की तरफ जाना चाहते हैं, तो क्या होगा, एंगल का यहाँ पे चेंज। तो जब यहाँ पे टॉर्क एक्ट कर रहा है, यहाँ पे रोटेशन प्रेजेंट है, यहाँ पे फोर्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में वर्क डन करना पड़ेगा। किसको वर्क डन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन करेगा। किस कंडीशन के साथ, डाइपोल के चार्ज को कंबाइन करके इलेक्ट्रिक फील्ड एक इलेक्ट्रिक फोर्स क्रिएट करेगा। इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पे रोटेशन कॉज कर रहा है विद द हेल्प ऑफ टॉर्क, और इसी वजह से यहाँ एक वर्क डन एग्जीक्यूट किया जाएगा, जो वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में इस डाइपोल में स्टोर किया जाएगा। यानी अगला सेक्शन जो है हमारा वो है वर्क डन के ऊपर, यानी हम कैसे वर्क डन को स्टोर कर पाते हैं अपने डाइपोल में। आइए देखते हैं कैसे हम लोग स्टोर करते हैं अपने वर्क डन में। Let's start. Work done by the dipole या by the electric field, यहाँ पे assume करते हैं हम लोग by the electric field। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क कैसे करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इंड्यूस करके। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द इलेक्ट्रिक dipole placed in a uniform electric field, in a uniform electric field। मान के चलिए ये आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और यहां पर हम एक डाइपोल को प्लेसमेंट देते हैं। डाइपोल का जो हमारा इनिशियल एंगल होगा, इनिशियली हम इसे θ1 एंगल देंगे, यानी इसका इस डाइपोल का ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और डाइपोल का डायरेक्शन हम जानते हैं माइनस से प्लस की तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ होता है इनिशियली। तो इसका E का एलिमेंट जो है वो E के साथ कितने एंगल पे है इनिशियली, दैट इज कॉल्ड θ1। तो अपने एंगल को क्लियर विजुअलाइज करने के लिए इस θ1 को हम यहाँ भी यूज करते हैं, ये है θ1। तो क्या होगा, इस प्लस क्यू पे फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, यानी F वेक्टर, और इस माइनस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यानी कि रिवर्स डायरेक्शन में लगेगा F वेक्टर इन नेगेटिव डायरेक्शन। ओके, तो क्या होगा, हमारे पास रोटेशन आएगा टॉर्क के एक्टिंग की वजह से। तो एट सम इंस्टेंट ये क्लॉकवाइज रोटेशन के अंदर है, और क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से ये चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। मान के चलिए आपका इस प्लस क्यू को हम यहाँ प्लेस करते हैं, और नेगेटिव चार्ज आपका आ गया यहाँ माइनस क्यू, ये टर्न यहाँ पे, और इसका पोजीशन चेंज हुआ इस पोजीशन में, तो ये है नया पोजीशन। तो जो हमारा न्यू डाइपोल होगा, न्यू डाइपोल का जो हमारा डायरेक्शन होगा वो होगा नेगेटिव टुवर्ड्स पॉजिटिव, यानी ये होगा हमारा फाइनल डाइपोल का डायरेक्शन। अब ये जो हमारा फाइनल पोजीशन है, इस एंगल को हम कवर करते हैं θ2 से। इसको एंगल सस्टेन करने के लिए मान के चलिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपका डाइपोल मोमेंट इनिशियल जो पोजीशन था वो है हमारा कितने एंगल पे है, तो ये है θ1 एंगल, θ1। फिर जो फाइनल पोजीशन हुआ डाइपोल का, इसको आप फाइनल पोजीशन बोल लीजिए, ये क्या है हमारे पास, ये है θ2। तो इस कंडीशन में हम एक स्मॉल वर्क का एरिया चुनेंगे, कि ये हिस्सा होगा ये, इस एंगल को हम बोलेंगे d θ, यानी कि जब ये इधर से इधर की तरफ यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा,
तो एट द सर्टेन पोजीशन इसको डी थीटा एंगल से क्रॉस करना पड़ेगा खुद को। तो जो हमारा लिमिटेड वर्क डन होगा इस फॉर द डी थीटा केस, यानी कि डी थीटा का के एंगुलर पोजीशन को चेंज करने के लिए जो वर्क डन करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द डाइपोल, वो कौन सा होगा हमारा द वर्क डन by the electric field for the angular displacement d theta is, ये कितना होगा? तो वर्क डन होगा हमारा dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। ये रोटेशन में हमने पढ़ा था, किसी भी रोटेटिंग बॉडी का वर्क डन क्या होता है, तो dw इज इक्वल टू टाउ डी थीटा। सो यहाँ पे जो हमारा टॉर्क का कंडीशन है वो एक वेरिएबल कंडीशन है। क्यों? क्योंकि टाउ इज इक्वल टू है हमारे पास पी ई साइन। तो जैसे जैसे हमारा थीटा का वैल्यू चेंज होगा रोटेशन के साथ, वैसे वैसे टॉर्क का वैल्यू भी हम चेंज कर देंगे। तो जब हमारा वर्क डन किसी वेरिएबल फोर्स या वेरिएबल टॉर्क की कंडीशन में जाता है, तब हम डेरिवेटिव मोड इस्तेमाल कर सकते हैं या करते ही। तो अगर हम कंप्लीट वर्क डन लिखेंगे तो हमारा जो पोजीशन होगा वो होगा डी थीटा, यानी इंटीग्रल फॉर्म। कहां से कहां जाना चाहते हैं हम लोग? थीटा 1 से हम जाना चाहते हैं थीटा 2 तक। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा? थीटा 1 थीटा 2, टाउ का हमने फॉर्मूला पढ़ा है पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसे हमने जस्ट इंटीग्रेट करना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू पी ई कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पे, तो उसको हम बाहर निकालेंगे। साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस थीटा, थीटा 1 टू थीटा 2, माइनस साइन को आप बाहर निकाल लीजिए, तो पी ई। अब जब हम अपर लिमिट की वैल्यू डालेंगे कॉस थीटा में, तो आएगा हमारे पास कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये है हमारा वर्क डन का फॉर्मूला इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क डन। अब यही वर्क डन जो होगा हमारा वो होगा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर। कहाँ? डाइपोल में। तो इसी वर्क डन को हम क्या करेंगे? स्टोर करके अपने डाइपोल में। किस रूप में? तो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर करेंगे। लिखेंगे दिस वर्क डन इज stored as a potential energy in the dipole। अब इस जैसे पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन के बीच का हमने रिलेशन पढ़ा है, वो है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स और द वर्क डन पॉजिटिव ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। तो हमने कहाँ स्टोर करना है? हमने डाइपोल में स्टोर करना है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा उसको आप मानेंगे एक्सटर्नल कंपोनेंट। स्टोर करना है आपने डाइपोल में, तो डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस एक एक्सटर्नल फैक्टर है। इसी वजह से यहाँ पे हमारा जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो आएगा वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल के केस में। और वो वर्क डन का एक्सटर्नल का केस ये है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ने वर्क डन किया था डाइपोल को डिस्प्लेस करने के लिए, यानी कि इसके अलाइनमेंट को चेंज करने के लिए टुवर्ड्स द ई वेक्टर। ठीक है, तब क्या होगा हमारा डेल्टा यू इज इक्वल टू, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। ये है हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का केस। काफी क्लियरली और आसानी से हमने सीखा कि किस तरीके से हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर, किस तरीके से हम पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करते हैं अपने डाइपोल के केस में। अब इसमें कुछ पर्टिकुलर सस्टेंशंस हैं हमारे पास, कुछ पर्टिकुलर केसेस हैं जिससे इस फैक्टर को हम काफी आसानी से सीख सकते हैं। तो कुछ केसेस के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। लेट्स से कुछ सर्टेन केस है, जैसे कि अगर आपका जो डाइपोल होगा वो इनिशियली परपेंडिकुलर
फील्ड के, तो हम यहाँ पे केस 1 को फैक्टराइज करते हैं। वो है कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमारा इनिशियल डाइपोल मोमेंट यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू इस पोजीशन पे है, दोनों के बीच का जो एंगल है वो फिलहाल कितना डिग्री है, 90 डिग्री इनिशियल एंगल है। तो θ1 इज इक्वल टू क्या होगा आपके लिए, 90 डिग्री। एंड अगर यहाँ पे एक्चुअली जो टॉर्क एक्ट करेगा इस डायरेक्शन में फोर्स के साथ, तो क्या होगा, ये रोटेट करेगा। लेट्स से इस रोटेशन के बाद जो हमारा डाइपोल का नया एंगल है वो कितना है, थीटा। तो आपके पास जो फाइनल एंगल है यानी आपका जो θ2 है उसे आप क्या मान लें, थीटा मान लें। तो क्या होगा, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट, इट इज फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी यानी U2 माइनस U1। अब जो हमारा U2 पोजीशन है वो है थीटा, U2 है हमारा थीटा के लिए, एंड माइनस 1 को हम क्या मान सकते हैं, 90 डिग्री का केस है हमारे पास, 90 डिग्री के लिए। तो इज इक्वल टू फॉर्मूला है माइनस PE cos θ2 यानी cos थीटा माइनस θ1 के जगह पे क्या प्लेस करेंगे हम, 90 डिग्री। अब हमारा cos 90 होता है 0, यानी ये फैक्टर चूंकि वैल्यू 0 है इसलिए आपका टेंशन एनर्जी 90 डिग्री का जो पोजीशन है वो क्या कंसीडर होगा, 0 कंसीडर होगा। तब यहाँ पे हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को यहाँ पे डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं फ्रॉम फॉर वेयर फॉर द एंगल थीटा माइनस PE cos थीटा हमारा फॉर्मूला इसे DH होगा। और चूंकि ये cos थीटा है और जैसा हम जानते हैं P यानी कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए दोनों को हम डॉट प्रोडक्ट में कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि cos थीटा हमारा डॉट प्रोडक्ट का कंपोनेंट होता है। और ऐसा यूनिट हमें पता है, चाहे वो वर्क डन हो चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, ऐसा यूनिट हमने जूल इस्तेमाल करना है। तो ये है हमारा फैक्टर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, P वेक्टर डॉट E वेक्टर ना। अब केस 2 पे चलते हैं। केस 2 का कंडीशन क्या है, इसके लिए सर्टेन कंडीशन लेते हैं। वो है हमारा θ1 जो है हमारा वो है 90 डिग्री एंड जो हमारा θ2 है उसे आप एज्यूम करें 0 डिग्री। यानी कि इसी फिगर में अगर हम देखें तो इनिशियल हम 90 डिग्री पे हैं और θ2 हमारा 0 डिग्री है, यानी कि जो हमारा फाइनल अलाइनमेंट जो होगा वो बिल्कुल 0 की तरफ होगा। यानी कि जो हमारा डाइपोल है उसका जो मोशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ वो बिल्कुल अलाइन करेगा, अलाइनमेंट में आ जाएगा किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ये होगा आपका P वेक्टर प्लस Q और माइनस Q, प्लस Q आएगा इस पोजीशन पे, माइनस Q जाएगा इस पोजीशन पे। तब हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, क्योंकि यहाँ भी एक 90 का केस है हमारे पास, इसलिए हम डायरेक्ट U को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 90 के केस में, और θ2 है हमारा 0 डिग्री, इसलिए इस पोजीशन को आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं माइनस PE cos 0। अब cos 0 क्या है हमारे पास, cos 0 की वैल्यू है हमारे पास 1, क्या है की वैल्यू माइनस PE, और ये किसी भी एनर्जी का यानी कि cos थीटा के वैल्यू के हिसाब से ये जो एनर्जी है वो है हमारे पास मिनिमम एनर्जी। अब जैसा कि हम जानते हैं अगर हमारे पास एनर्जी मिनिमम होगा, द मिनिमम एनर्जी गिव्स द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, गिव्स द मैक्सिमम स्टेबिलिटी। ये मैक्सिमम स्टेबिलिटी का केस हमें प्रोवाइड करता है जब एंगल जो फाइनल एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस, स्टेबल, ये है हमारे लिए स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। इसके बाद हम चलते हैं अपने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ। इसके लिए हमें एंगल चेंज करना पड़ेगा। ये है हमारा केस 3, जिसको हम लोग यहां पे लिख देते हैं फॉर अनस्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है हमारा डाइपोल।
प्लस Q और माइनस Q। इनिशियली कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे है। अगर मान के चलिए ये डाइपोल फ्रीली रोटेट के लिए अवेलेबल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ लगेगा और इस नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लगेगा और आपका डाइपोल क्लॉकवाइज टर्न में आएगा। क्लॉकवाइज टर्न में आएगा यानी कि एंगल आपका 0 डिग्री हो जाएगा, ये वाला केस। हमने यहाँ पे एक्सटर्नली वर्क करके, यानी आपने एक्सटर्नल वर्क डन करना है इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिक वर्क डन। एक्सटर्नल वर्क डन कीजिए। एक्सटर्नल वर्क डन के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो हमारा क्लॉकवाइज का रोटेशन था उसको आप क्या कर पाए? एंटी क्लॉकवाइज में बदल पाए। और इस प्लस Q को एक्सटर्नल फोर्स लगा करके आप इस पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे प्लस Q पे और इस माइनस को आप इस पोजीशन पे शिफ्ट करेंगे माइनस Q पे। यानी कि जो हमारा नया मोमेंटम होगा, डाइपोल मोमेंट होगा, वो किस तरफ होगा? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी इस डायरेक्शन पे। इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और यहाँ पे डाइपोल मोमेंट है टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। यानी कि आपका θ1 जो इनिशियल एंगल था वो 90 ही है, बट जो हमारा θ2 है फाइनल एंगल वो कितना डिग्री है? वो हो गया 180 डिग्री। और यही केस को हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। चूंकि 90 है इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं माइनस PE cos थीटा के जगह क्या यूज करेंगे? 180। तो क्या हो जाएगा? cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1। तो -1 यूज करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस PE। ठीक है, और ये वैल्यू पोटेंशियल एनर्जी के केस की मैक्सिमम वैल्यू होगी। और जब भी एनर्जी मैक्सिमम होगी, एनर्जी इज मैक्सिमम द स्टेबिलिटी इज मिनिमम। चूंकि स्टेबिलिटी मिनिमम है इसी वजह से इसे हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस। तो मिनिमम एनर्जी हमने देखा स्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बनाता है और मैक्सिमम एनर्जी हमारा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का केस बनाता है। अब मान लीजिए कुछ सर्टेन एग्जांपल्स यानी क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछ सकता है, अगर कोई डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ जाता है, स्टेबल टू अनस्टेबल, ऐसा क्वेश्चन है आपका। मान लीजिए कि आपका डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेबल टू अनस्टेबल की तरफ जाता है, तो स्टेबल का एंगल क्या है? वो है आपका 0 डिग्री। यानी कि आपके लिए थीटा यहाँ पे क्या है? 0 डिग्री। यानी थीटा इनिशियली आपका स्टेबल है यानी कि θ1 आपका 0 डिग्री। फिर आपको अनस्टेबल की तरफ जाना होता है यानी कि θ2 है आपके लिए क्या? 180 डिग्री। तब आपका वर्क डन क्या होगा? या तो वर्क डन या तो पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन क्या होगा? तो माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ। तो θ2 की जगह पे क्या लिखेंगे? 180 डिग्री और θ1 की जगह पे क्या लिखेंगे हम? 0 डिग्री। तो cos 180 की वैल्यू क्या है? -1 और cos 0 की वैल्यू क्या है? 1। तो -1 और ये -1 तो दोनों मिलकर क्या होगा? -2 और माइनस माइनस प्लस, यानी वर्क डन इज इक्वल टू प्लस 2PE। ये होगा वर्क डन जब हम स्टेबल टू अनस्टेबल शिफ्ट करेंगे। फिर क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि अनस्टेबल टू स्टेबल शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा? ऐसे यहाँ पे एनर्जी वाइज भी हम देख सकते हैं, स्टेबल पे एनर्जी मिनिमम है और अनस्टेबल पे हमने पढ़ा है मैक्सिमम एनर्जी है। तो अगर आप मिनिमम से मैक्सिमम एनर्जी की तरफ जाएंगे तो प्लस के साथ ही जाना पड़ेगा, यानी आपको वर्क डन पॉजिटिव रखना पड़ेगा एक्सटर्नली। और अगर आप अनस्टेबल से स्टेबल की तरफ जाएंगे, अनस्टेबल टू स्टेबल, यानी कि अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे तो आपका θ1 होगा 180 और θ2 होगा आपका 0। तब आपका जो वैल्यू होगा मैक्सिमम टू मिनिमम की तरफ है, तब ये वैल्यू माइनस होगा, क्योंकि cos 0 माइनस cos 180 आप यूज कर रहे होंगे वहां पे। तो यही है हमारा वर्क डन का केस, पोटेंशियल एनर्जी का केस, जब हम एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं। तो हमें एक ओवरव्यू लेते हैं हम यहाँ पे। हमने क्या सीखा? जब एक डाइपोल को हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में सस्टेन करते हैं फ्रीली,
सस्टेन करते हैं वहां पे, तो क्या होता है, उस पर टॉर्क एक्ट होता है। टॉर्क एक्शन की वजह से वहां पे रोटेशन आता है। रोटेशन की वजह से जो हमारा डाइपोल है वो अलाइन होता है किस तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। इसी अलाइनमेंट के जरिए हमारा वहां पे वर्क डन होता है डाइपोल में, और वो वर्क डन हम लोग कंसीडर करते हैं, स्टोर कर पाते हैं पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। यानी आपने यहाँ पे ध्यान रखना है केस ऑफ टॉर्क पीवी साइन थीटा, उसके बाद वर्क डन, या फिर पोटेंशियल एनर्जी, चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी दैट इज माइनस पीवी कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा। और इससे आप अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को आसानी से टेकल कर पाएंगे अपने एग्जाम में। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।